मार्का हक की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल हुआ है और इस मौके पर पूरे पाकिस्तान में हर शहर में हर जगह पर तकारीब मुनक़्क़िद की जा रही हैं और इस कामयाबी को मारूफ जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। और ये कामयाबी इतनी बड़ी है, इतनी अहम है और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखेगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। और दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम आर्मी चीफ की जानिब से भी दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी दुश्मन ने पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। मार्का हक सिर्फ 2 ममालिक की जंग न थी बल्कि 2 नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था और आज का दिन हम सब के लिए बाइसे इफ्तिखार है। और जिस दिन पिछले साल ये वाक़या हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो हमने ये देखा कि हर पाकिस्तानी अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ा था। वो जज्बा, वो जोशो वलवला, वो एतमाद और वो क़ुव्वत हमने देखी हमारे हर पाकिस्तानी में थी कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। सियासी मैदान में एक दूसरे के हम जितना मर्जी मुखालिफ हों, पाकिस्तान के अंदर कोई भी टूट फूट का शिकार हो, सियासी पार्टियां आपस में लड़ पड़ी हों, लेकिन जब बात वतन के दिफा की आ जाए, जब बात हमारे वतन अजीज़ की आ जाए, उसकी मट्टी की आ जाए, तो फिर ये कौम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होती है। और ये पाकिस्तानी कौम से ज़्यादा बेहतर ना कोई जान सकता है, ना कोई दिखा सकता है। पाकिस्तानी कौम ने यह बात न सिर्फ वाज़े की बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब पाकिस्तान की जानिब से कोई भी रिस्पॉन्स दिया जाता है तो वो कितना खतरनाक होता है। जब पाकिस्तान की जानिब कोई भी दुश्मन मैली आंख से देखता है तो उसका क्या हशर होता है। और अब से थोड़ी देर पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से 1 साल मुकम्मल होने पर मार्का हक के जो खिताब किया गया है, एक बार फिर से उन्होंने दुश्मन को ललकारते हुए वाज़े कर दिया है कि दुश्मन भूल गया था कि इसके ख्वाब उसकी सलाहियत से बड़े हैं और हम जिस सलाहियत के साथ पूरी दुनिया में उभर के सामने आए, न सिर्फ सियासी एक जानिब, जंगी एक जानिब, लेकिन सिफारती महाज पर जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है, एक बार फिर पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हो गई है। वो ममालिक जो पाकिस्तान को किसी शुमारे में नहीं लेकर आते थे, जो पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं करते थे, उसको किस तरीके से हमने फिर देखते हुए ये बात करना ज़रूरी समझा और देखा कि किस तरह से वो ममालिक अब पाकिस्तान के मोतरफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। एयर चीफ मार्शल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, वेलकम करेंगे आपको। और मुस्तकिल तौर पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कामयाबी का सिलसिला है वो जब जारी हो सारी रात, उसके बाद 1 साल मुकम्मल होने पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरी रात से हम अपने नाज़रीन को ये बार बार लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं कि किस वक्त कब रिटेलिएट किया गया, पाकिस्तान ने कैसा जवाब दिया। और अब से थोड़ी देर पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से जो तारीखी खिताब किया गया है, जिसका पूरी कौम इंतजार कर रही थी, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और बहुत ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग मैसेज एक बार फिर से दुश्मन को दिया गया है। सर, आप मेरे से बात करें? जी सर, आपसे बात करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे अपनी मॉर्निंग शो के अंदर इनवाइट किया। देखिए, आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा एक ताबनाक तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि आज जो हमारी डिफेंस फोर्सेस ने जिस तरह 1 साल पहले रिएक्ट किया था, इवन जो हमारा दुश्मन है इंडिया, वो ये कहने पे मजबूर हो गया था कि मार्का हक या सिंदूर 1 के अंदर एक क्लियर विक्टर था और वो पाकिस्तान था। सो आज पाकिस्तानी अफवाज पे हमारी पूरी कौम को बहुत फख्र होना चाहिए कि एक ऐसी फौज जो हमसे 3 गुना साइज में बड़ी है, एक ऐसा मुल्क जिसकी इकॉनमी हमसे 10 गुना बड़ी है, हमने उसको शिकस्त फाश दी और उसके जो अज़ाइम थे उनको हमने नाकाम किया जी। सो हमें हर पाकिस्तानी को आज के दिन बहुत खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें वो नुसरत अता फरमाई। बिल्कुल। अच्छा सईद साहब, आप क्या समझते हैं मार्का हक की कामयाबी ने किस तरह से खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील किया है? और अभी जिस तरह से पाकिस्तान की एक पूरी दुनिया में पोजीशन है, ख़ास तौर पर अगर हम ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से बात करते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान सालिस का किरदार निभा रहा है, आप समझते हैं कि इसके पीछे भी मार्का हक की वो शानदार कामयाबी है जिसने पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुँचाया है? बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। देखिए, 10 मई 2025 को इस इलाके के अंदर जो डिफेंस पैराडाइम था वो चेंज हुआ। पहलगाम इशू से पहले दुनिया में पाकिस्तान का बिल्कुल इंप्रेशन जो था वो बहुत नेगेटिव था
और लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और यहाँ सिवाय क्या कहते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जो है ना वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया समझते थे और वो समझते थे कि अगर इस इलाके में हमने अगर चाइना के खिलाफ किसी कंट्री को खड़ा करना है तो वो इंडिया है। पाकिस्तान ने मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया के इस इंप्रेशन को रद्द करके रख दिया और दुनिया को यह बताया कि इस इलाके के अंदर अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री है मिलिटरीली तो वो पाकिस्तान, और अगर इस इलाके के अंदर लोगों को पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहिए और अगर आप एक ऐसा मुल्क देखना चाहते एक ऐसा इलाका देखना चाहते हैं जिसके अंदर लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करें तो उसका जामिन इंडिया नहीं पाकिस्तान हो सकता। और इसीलिए आप देखेंगे पिछले एक साल में मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने और कितनी कामयाबियां हासिल की। ऑन द मिलिट्री साइड अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट किया, अजरबैजान, सूडान और लिबिया ने हमारे साथ डिफेंस मुआहदे किए। इंडिया ने जो हमारे साथ एक इनडायरेक्ट वॉर लड़ने की कोशिश की अफगानिस्तान में, हमने उसका भी मिलिटरीली जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितना सुकून है और टेररिस्ट एक्टिविटीज कितनी कम हो गई है। और जब ये ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग शुरू हुई तो पूरी दुनिया को अगर कोई एक कंट्री मिली जो कि सारे कॉम्बेटेंट्स के साथ बात कर सकती थी तो वो पाकिस्तान है। आज आप दुनिया का कोई अखबार उठा ले, आप कोई टीवी चैनल खोल ले, आपको पाकिस्तान के बारे में एक अच्छे तरीके से लोग बात करते हुए नजर आएंगे। सो मेरे ख्याल में मार्का हक ने जो है ना पाकिस्तान को एक नई जिंदगी अता फरमाई है, पाकिस्तान को एक नए तरीके से दुनिया के साथ रूशनास कराया है और दुनिया उस नए पाकिस्तान को देख के बहुत खुश है और पाकिस्तान के साथ इंटरैक्ट करना चाहती है। ठीक है, सही साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब्दुल्ला हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी ट्रांसमिशन में वेलकम करेंगे। अब्दुल्ला मिदगुल साहब वंस अगेन वेलकम। हम हमेशा इस पर बात करते आए हैं, आज वो दिन आ चुका है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक साल मुकम्मल उस फतह को जिस पर हमने तकरीबन पूरे साल गुफ्तगू की, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में। आज एक बार फिर हम दुश्मन को ललकार रहे हैं, बता रहे हैं, न सिर्फ ललकार रहे हैं बल्कि हम उसको दावत दे रहे हैं कि तुम दोबारा टेबल पर आके बात कर सकते हो और जितनी भी चपकलिश है हमारे दरमियान उसको ख़त्म कर सकते हो। वो जो तुम्हारी खिफ़्फ़त है उसको मिटाने के लिए भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन किस बेस पर भारत हमसे बात करेगा? उनके तो अपने लोग अपने ही लोगों में निकलने से अब गुरेज़ा हैं क्योंकि वहाँ पर उनसे सवाल किए जाते हैं, प्रूफ मांगे जाते हैं जो वो अभी तक देने से कासिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि शुक्राने के नवाफिल अदा करने पड़ते हैं क्योंकि बाकी मईशत, ये आज़ादी, ये सब खुद मुख्तारी आपकी सलामती से मुसीबतों में इजाफा हो जाया करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें भारत की बहुत सारी चीज़ें सामने आई इन एक साल में और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं यकीनन जहाँ अफवाज पाकिस्तान को बर्री, फ़ज़ाई और बहरिया है उसको अगर हम कहेंगे तो ये तमाम कामयाबियां यकीनन उनकी मरहून मिन्नत हैं। लेकिन एक और भी डोमेन है और वो है हमारा पाकिस्तान का मीडिया, जिसने पूरी दुनिया को वो बोला जो मेरे ख्याल में दुनिया को इल्म नहीं था। दुनिया भारत की आंखों से देखने का फैसला कर चुकी थी। दुनिया को सच दिखाया, बोल ने दिखाया, बार बार दिखाया और फिर दलाइल के साथ आप देख लीजिए पाकिस्तान का मीडिया जो पहले दिन बात की वही आज भी यही बात हो रही है और भारत का मीडिया गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। भारत अभी तक पहलगाम के ऊपर कोई सबूत नहीं दे पाया जिससे वादे नजर आता है कि ये एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन था, झूठ था। दूसरी बात यह है कि जंगें होती हैं दुनिया के अंदर, कोई कहता है मैं जीत गया, कोई कहता है मैं जीत गया, लेकिन पाकिस्तान ने जब उनके तैयारे गिराए 8-0 के साथ, उसके बाद आप देखें कि हमें ये पता चल गया कि दुनिया ने ये मान लिया कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया। जब दुनिया तारीफ करे किसी चीज की, देखे ना, मैं वो भारत जिस तरह से क्लेम जो भी करता रहा है,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन को 100 दफा तो बोल दिया है, और 100 दफा में वो तो 11 सिफर की बात कर रहे हैं। जी जी देखिए, हमने जो बात कही है हमने वो बात कही है जो जिनके सिग्नेचर मौजूद है। मैं बोल के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ। वो जो जहाज जो मुख्तलिफ उनके एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिनके पेन और जिनके हैंगर्स के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, आखिर वो भी तो नुकसान हुआ, लेकिन जी। क्योंकि हम उसको क्लेम उस तरह अंदाज में नहीं कर सकते, यही वजह है। दूसरी जानिब आप देखें कि जब हमारा 2019 के अंदर एक हुआ तो पाकिस्तान के जो जहाज गए वो भी बड़े एक अहम वाकया है, जिसके अंदर भारत ने पहले अपना कोशिश की, और फिर जब पाकिस्तान ने टारगेट किया बकायदा जनरल बिपिन रावत, टारगेट जो लॉक कि किए उनके। जी, जनरल बिपिन रावत जो उनके बाद में कमांडर डिफेंस सर्विसेज बने और फिर हेलीकॉप्टर में जो है वो मारे गए, तो उनको हमने बकायदा उनके हेडक्वार्टर को निशाना बना लिया था। लेकिन पाकिस्तान ने इसलिए फायर नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उनका आर्मी चीफ मारा जाए। हम वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, बल्कि हम एक पुरअमन मुल्क है। लेकिन इसका आज जो फील्ड मार्शल साहब ने बोला, मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल साहब के लिए तो मैं ये जरूर कहूंगा कि सीने में कुरान है, दिल में ईमान है, हाथों में ईमान तकवा जहाद वाली फी सबिलिल्लाह वाली पाकिस्तानी फौज की कमान है, कोई शक तो फिर बुनियानो मरसूस तो फिर हम बनेंगे ना। बिल्कुल हमारी ऐसे। आवाम जिसको जो है दुश्मन ने ये सोचा था कि हमने तकसीम कर डाला, ये भी एक साजिश थी। देखे ना 9 मई का क्या हुआ और फिर 10 मई को क्या हुआ, फिर 28 मई को क्या हुआ। ये मई का महीना जो है बड़ा यूनिक महीना है। मैं यहाँ ISPR को भी जरूर खराजे तहसीन पेश करूंगा, जिन्होंने, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सीनियर अफसरान जनरल अहमद शरीफ समेत इन लोगों के पाँवों के अंदर आबले पड़ गए। फौजी जूते पहन पहन के इन्होंने पाँवों में पट्टियां बांध ली और यूनिफॉर्म के अंदर वहीं सोते रहे कई दिन तक, क्योंकि ये आपको पता है कि पहले एक वॉर मॉन्गरिंग शुरू थी अप्रैल के सर आप महीने हमारे में। साथ जी सईद साहब, आपसे सवाल है। सही साहब, आपको आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही? जी, अब आ रही है। सर आपने सवाल सुन लिया? जी, मैंने आपका सवाल सुना। जी। देखिए, JF-17 जो है वो पाकिस्तान का प्राइड है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जो अब एक जहाज बना रही है। दुनिया में कोई एयरफोर्स इंक्लूडिंग अमेरिकन एयरफोर्स नहीं है जो फाइटर एयरक्राफ्ट खुद बनाती है। और हम लोगों ने ये रास्ता इसलिए लिया था क्योंकि दुनिया में जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट है जो खास तौर पे पाकिस्तान उड़ाता है, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे। और अगर आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट रखने होते हैं, क्योंकि हमें रखने होते हैं इंडिया के खिलाफ, तो हमारे लिए वो फाइनेंशियली अनवाइबल होता जा रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 साल में पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 को स्टेज बाय स्टेज इम्प्रूव अपॉन किया है। और इस वक्त जो हमारे पास JF-17 है वो है ब्लॉक 3, मीनिंग देयर बाय कि वो 3rd अपग्रेड के साथ मौजूद है। और ये जो जहाज है ये 4 जनरेशन प्लस कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के चंद बेहतरीन जहाजों में से। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरती ये है कि ये अगर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, लेट्स से कि वहाँ एक नॉर्मल जहाज क्या कहते हैं 80 से 90 मिलियन डॉलर का आता है, तो JF-17 जो है वो उसकी 1/3 या हाफ द प्राइस के ऊपर है। सो हमारे लिए अफोर्डेबल है। और अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये इरादा किया है कि जी कि हम अपने जितने जहाज फेज आउट करेंगे उनको हम JF-17 से रिप्लेस करेंगे। सो इंशाल्लाह इन अनदर 10 to 15 years हमारी आधी से ज्यादा एयरफोर्स जो है तो सईद साहब, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने कम कीमत वाले हथियार और तैयारों के साथ भी अंदर घुस के वार किया है। जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि देखिए अभी तक जो है ना, क्या कहते हैं, JF-17 की मार्केट इसलिए नहीं थी क्योंकि ये किसी वॉर में टेस्टेड नहीं था। लेकिन 2025 में जो खास तौर पे आज के दिन 10 मई को जो S-400 का रेडार JF-17 ने तबाह किया था, और उसके बाद जो क्या कहते हैं ब्राह्मोस की जो स्टोरेज साइट थी और जो उड़ी का जो सप्लाई डिपो था,
उनको जो JF-17 ने तबाह किया था, तो एकदम जो है ना दुनिया को एहसास हुआ जी। कि ये तो बहुत ही पोटेंट एयरक्राफ्ट बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना? ठीक और है। आप उसके बाद देखिए कि एक साल के अंदर 4 कंट्रीज ने हमसे ये जहाज खरीदने की ख्वाहिश की, और शायद उन 4 में से 3 को हम ऑलरेडी ये जहाज बिल्कुल बेचने के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। मकामी सतह पर तैयारी यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं जदीद टेक्नोलॉजी और इस वॉरफेयर के दौर में मार्का हक ने जिस तरह से पाकिस्तान का एक तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में तब्दील किया, पाकिस्तान की जो अस्करी सलाहियत है, जो दिफाई सलाहियत है, वो आप आगे मजीद कितनी बेहतर होती देख रहे हैं और किस तरह से काम किया जा रहा है इस पर? देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के लिए हसूल के लिए पैसा होना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना, ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। हाउएवर कि मैं ये समझता हूँ कि आप देख लीजिए कि भारत के पास पैसा भी है, लेकिन भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है, आप तेजा जेट को ही देख लें। 1980 की दहाई के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 20 साल के बाद जो जहाज उड़ा, वो एयरपोर्ट पे ही गिर गया, 3-4 जहाजों को उसने तबाह भी कर दिया। उसके बाद जो तेजा है, वो अभी तक उनके जो जेट के इंजन हैं, जो जनरल इलेक्ट्रिक ने देने थे, उसमें से अभी तक सिर्फ 12 इंजन उनको 2022 के बाद से मिले हैं। और ये तेजा जेट जब तक आएगा, इंशाल्लाह ताला ये ऐसा ही होगा कि वो पिछले 2-3 साल से इसकी बाज़गश्त हो रही है, इसकी इंडक्शन कब हो सकती है? अब क्या समझ रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास कब आ सकती है? मेरा ख्याल है इसका बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो 14 अगस्त को हो जाएगा। अच्छा। चेंगडू एविएशन का ये जहाज है, बड़े जी, ज़बरदस्त, और पाकिस्तान के पास इंशाल्लाह ताला ये मेरे ख्याल में 2 साल के अंदर ये फिर आना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारी जो मेरे ख्याल में 5th जनरेशन जहाज की जो एक ख्वाहिश है और ज़रूरत है, वो हमारी पूरी हो जाएगी। इससे हमारी जो मेरे ख्याल में एक नेवी की तरफ जो हमें मजबूती है, वो भी आ जाएगी। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जहाँ टेक्नोलॉजी की जहाँ बात की गई, मैं भी ज़रा थोड़ा-सा उस पे गुज़ारिश कर दूँ। जी जी 15वीं कोर के कमांडर हैं। एक तो नाम भी बड़ा अजीब नाम है, गाय नाम रखा हुआ है, ये तो इनका आलम है। बहरहाल मकसद यहाँ ये कहने का है कि वो जनरल राजीव गाय ने अभी कहा कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 80% चाइनीज टेक्नोलॉजी है। तो ये उनको भूल गए कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ अगर JF-10 JF-17 थंडर हैं, तो दूसरी तरफ J-10C जहाज हैं। PL-15 है तो HQ-9 मिसाइल सिस्टम है। फिर हमारे पास जो है वो टाइप 054A फ्रिगेट्स हैं नेवी के लिए। तो फिर हमारे पास जो है वो KJ-500 एवेक्स तैयारे हैं। ये तमाम चाइनीज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। आप देखें, ये एक जबान बोलते हैं। जब इनकी टेक्नोलॉजिकल जबान होती है तो आपस में इनका फंक्शनिंग आसान होती है। दूसरी तरफ कंपैरिजन करते हैं हम भारत के साथ, एक तरफ राफेल हैं तो वो फ्रेंच हैं, तो दूसरी जानिब जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम है जो रशियन है। फिर P-8I जो है वो अमेरिकन है। इसी तरीके से उनके जो मिराज हैं, वो जो मिराज 2000 वगैरह, वो आपको पता है वो फ्रेंच है। और फिर इसी तरह से दोबारा सखोई जो है वो रशियन है। इनकी आपस में कोहेरेंस नहीं है और ना ही इंडियन आर्मी ने वो सलाहियत एक्वायर की जिसके अंदर एक जबान के अंदर ये आपस में जिसको कहते हैं ना ब्लेंड हो जाना, वो नहीं हो सके। यही वजह है कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी तो वो खरीद लेता है, लेकिन आगे टांगा चलाने वालों को अगर वो राफेल पकड़ाएगा तो हम उसको कटी पतंगों की तरह गिराएंगे। और इंशाल्लाह ताला ये गिराते चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान नेवी ने ये फैसला किया था आज से पाकिस्तान के बनने से कि हमने दुश्मन का 2 बंदों का, जो हमारे 2 बंदे हैं, उन्होंने 8 आदमियों से मुकाबला करना है। और यही वजह है कि हमने हमेशा क्वालिटी के ऊपर जोर दिया, जबकि भारत हमेशा क्वांटिटी के ऊपर जाता रहा। ये हमें गौर करना पड़ेगा कि उनके ड्रोन जो थे, वो जिसमें हिरोन और हीरोप ड्रोन मौजूद थे, जब वो पाकिस्तान आए तो पहले 2 दिन उन्होंने हम पर एक जिसको कहते हैं हैबत तारी करने की कोशिश की। हमारी अफवाज ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, क्योंकि हम अपने पत्ते वक्त से पहले शो नहीं करना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कहा इनके पास तो कोई दिफाई मैकेनिज्म कोई नहीं है। उसके बाद जो हुआ
वो मतलब आप देखें एक आदमी के दिमागी तवाज़ुन को देखें कि वो एक ऑपरेशन करने चला है, उसका नाम वो औरतों के ऊपर सिंदूर रख रहा है। ओ भाई मोदी, अपनी औरतों के सिंदूर क्यों उजाड़ना चाहते हो? क्यों तुम पाकिस्तान आना चाहते हो? पहले ही विधवा हो चुकी हैं, मज़ीद हो जाएँगी। अगर तुम्हें सिंदूर 2 का शौक है, जो कि हमें पता है तुम दहशतगर्दों के ज़रिए अफ़गानिस्तान से कर रहे हो, उसका भी तोड़ हमने निकाला हुआ है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन फिर आप देखें नरेंद्र मोदी किस तरह से मुँह छुपाए घूंघट के अंदर फिरता रहा, ना वो यूनाइटेड नेशन जा सका, ना वो आसियान कॉन्फ्रेंस में जा सका, ना वो शर्म अल शेख के मुआहदे में जा सका। जी जहाँ के बिल्कुल बिल्कुल उसका पिता अब्दुल्ला भी साहब, मौजूद और था। ट्रंप ने तो भारत के लिए जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया होगा, आपको याद है, उन्होंने कहा था कि जहन्नुम है, जहन्नुम का जहन्नुम से गड़ा। तशबीह दी, तो इससे जी, बड़ी जी, बात वो क्या हो हेल होल सकती कहा था है? उसने। बिल्कुल। अच्छा, सही साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है, यकीनन वो मार्का हक के बाद पूरी दुनिया के सामने आ गई है, इसका आप क्या असर समझते हैं? मईशत पर क्या पड़ सकता है? जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को यकीनन फिर इस हवाले से मजीद ऑर्डर्स भी मिलेंगे, तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना सूदमंद है? बिल बहुत सूदमंद है जी। एक साल के अंदर अगर आप सिर्फ यही 4 मुआहदों को देख लें तो ये चारों मुआहदे जो हैं ये अबव $10 बिलियन के बनते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा और कंट्रीज आती चली जाएंगी। आप देखिएगा कि जब ये ईरान अमेरिका वॉर खत्म होगी तो मिडिल ईस्ट पे भी एक नया सिक्योरिटी पैराडाइम जन्म लेगा, और उस पैराडाइम के अंदर आप पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार देखेंगी। सो आप ये भी देखेंगी कि जो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ अब देख रही हैं, खासतौर पे जो हमारी तरह मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो देख रही हैं फॉर सिक्योरिटी प्रोविजन। सो जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती, यानी कि वक्त गुजरता चला जाएगा, पाकिस्तान की वैल्यू और उसकी चीजों की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। सो मैं आगे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ताबनाक मुस्तकबिल देख रहा हूं कि जिसके अंदर डिफेंस सेल्स भी जो हैं वो हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने में एक कलीदी किरदार अदा करेंगी। सही है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब ये जो बार बार एक बाज़गश्त हम देख रहे हैं की जा रही है और इंटरनेशनली भी इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि 2.0 सिंदूर की जो बात हो रही है, क्या चाहता है इंडिया को? शायद अभी तक सबक सही से या तो वो ले नहीं पाया है उस तरीके से, वो एक बार फिर से अपनी हजीमत चाहता है, वो चाहता है कि वो जो सारी हजीमत उसने उठाई है उसकी खिफ़त मिटाने के लिए शायद वो एक और सिंदूर लॉन्च करना चाह रहा है। तो अगर इस तरह की कोई हरकत की गई तो उसे शायद मालूम नहीं है कि फिर किस तरह का जवाब आएगा, रिटेलिएशन उससे ज़्यादा भरपूर होगा। जिस तरह से अभी हमारे फील्ड मार्शल ने खिताब में भी वाज़े कर दिया है कि अगर तुम दोबारा से मैली आंख से देखोगे तो फिर उससे ज़्यादा भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। देखिए, मैं फौजी जर्नैल का बेटा हूँ, मुझे पता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के फिलहाल ट्रेनिंग वाइज, क्योंकि उन्होंने लाइट ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो किरदार अपना ट्रेनिंग की हुई है, लाइट वेपन्स के ऊपर, और यही वजह थी कि उनका, आपको याद है कि वो एक कोर कमांडर थे, 15वीं और 16वीं कोर कमांडर के, नदरन कमांड के। उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान, जब पहलगाम का वाक़या हुआ, उन्होंने कहा पाकिस्तान से मत लड़ो, क्योंकि उन्होंने, वो वॉर हार्डन्ड आर्मी है और उन्होंने हैवी वेपन के ऊपर ट्रेनिंग की है, हमने इंसर्जेंसी से लड़ने की ट्रेनिंग की है, हमें नहीं मालूम ये हमें नुकसान उठाएगा। और फिर एसपी धारकर जो उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, उनको भी सैक कर दिया गया था, जिन्होंने ये कहा था कि राफेल को मत भेजो। तो फिर नतीजा क्या निकला वो भी आपके सामने। हाउएवर, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया 2.0 जो आपने बात किया, देखिए पहले बात यह है कि 1.0 का क्या हुआ। बिपिन रावत के बाद जो नया आया उनका अनिल चौहान, जिसको अभी कल उन्होंने रिप्लेस कर दिया है जनरल राजा सुब्रमण्या से, तो वो अब क्या, अनिल चौहान ने यही कहा था अभी पिछले 10 दिन पहले कि सिंदूर 1 को भूल जाएं। क्यों भूल जाएं भाई? क्योंकि उस दिन आपको तंदूर जो है वो देखना पड़ गया था। तो मकसद यहाँ ये है कि ये जो इंडिया कर रहा है, देखें अब वो चाहता क्या है। पहली बात यह है कि इनके हैं पेट में मरोड़, इनका इलाज हमने जो है ना हाफिज दवाखाने ने रावलपिंडी में किया था और 10% किया था। अभी अगर 90% इनको मजीद जरूरत है तो इस बार ये याद रखें कि ये जंग सिर्फ यहाँ नहीं होगी, अगली मुलाकात नई दिल्ली में होगी। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे ड्रोन्स गए, बाकायदा प्राइम मिनिस्टर इंडिया के दफ्तर के ऊपर चक्कर लगाया, उसकी पूरी वीडियो बनाई और वो वीडियो बना के हम वापस ले आए। चाहते तो हम उनके ऊपर हमला कर देते,
लेकिन हम इस जंग को मजीद तूल नहीं बिल्कुल, देना और चाहते बिल्कुल ऐसा ही याद है है। कि तो पूरी फिजाइया ग्राउंड हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, इलाज तो उनके हम भारत 20 का कर चुके जहाज हैं। को बिल्कुल हमने टारगेट किया हुआ था, जी जी, लॉक ऐसा ऑन ही किया हुआ था, सही हमने नहीं मारा। सही है, सही से कि अब्दुल्ला साहब भी फरमा रहे हैं कि भारत का इलाज तो हमने कर दिया है, लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि भारत अब खुद तो खुल के सामने नहीं आ रहा, लेकिन अफगानिस्तान का कंधा वो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए। तो उस महाज पर पाकिस्तान कैसा इलाज कर रहा है? देखिए, जो हम इंडिया हमारे साथ एक इनडायरेक्ट वॉर के अंदर चला गया है थ्रू इट्स प्रॉक्सीज इन अफगानिस्तान। जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस ने और यहाँ भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिसको कहते हैं कि डीप अफगानिस्तान के अंदर जाके उनके टेररिस्ट कैंप और जो उनकी हाइडआउट्स थी उनको तबाह किया, और उनको अंदाजा हुआ कि वो अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान से नहीं छुप सकते। और इसीलिए आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 महीने से पाकिस्तान के अंदर सुकून है और टेररिस्ट एक्टिविटीज में बहुत कमी आ चुकी है। देखिए, हमें इंडिया से कभी खैर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब तक बीजेपी की हुकूमत है और वो आरएसएस और हिंदुत्व पॉलिसी के ऊपर गामजन है ना, वो हमेशा पाकिस्तान। आई एम रियली सॉरी, वी आर आउट ऑफ टाइम, और आपका पॉइंट हम तक आ गया है। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं शुमाइला, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, बुनियानो मरसूस स्पेशल ट्रांसमिशन। बिल्कुल, मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल हो चुका है और इससे पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन इतना अहम है पाकिस्तान की तारीख में कि इस मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने एक नया पाकिस्तान बनकर पूरी दुनिया के सामने आया है। बोल न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं IR एक्सपर्ट उस्मान वराइस साहब। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सर बताइएगा, आज के अहम दिन के मौके पर सबसे पहले तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और मार्का हक की कामयाबी आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनने में किस तरह से ये काम आई है, और कितना पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ है पूरी दुनिया में? जी, कोई शक नहीं, हमने देखा पिछले 2 डेकेड को लेके इस खित्ते के अंदर वो यकसर जो है मुकम्मल तौर पे बदल चुकी हुई है। और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक हमने लेवरेज गेन किया है, याद रखें अपने इमेज के लिए अरबों डॉलर जो है ना वो खर्च किए जाते हैं, साल कंट्रीज करते हैं। लेकिन उस एक इंसिडेंट के बाद जिस तरीके से रीजनल लेवल पे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है और जियो पोलिटिकल पूरे का पूरा नक्शा जो है रीजन के अंदर वो मुकम्मल जो है ना उसका जाविया जो है वो बदल चुका हुआ है, जिसके अंदर हमने बताया कि हम पोटेंशियल यहाँ पे प्लेयर हैं, हम साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं है। और अगर इंडिया मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आना चाहता, मैदान में दो हाथ करना चाहता है, तो वो भी करके देख ले। और जिस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटीज का पाकिस्तान ने मुजाहरा किया, शोकेस किया, और सबसे बड़ी बात अनशेकेबल पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के रियासती इदारे और जो पाकिस्तान की सरकार है, गवर्नमेंट है, इनकी सनर्जी देखी हमने, उससे हमारे नेशनल करैक्टर का पता चलता है। और मेरे ख्याल में मीडिया के तज़किरे के बगैर ये दास्तान अधूरी है कि पाकिस्तानी मीडिया ने जितनी क्रेडिबिलिटी का सबूत दिया, कोई चेस्ट थंबिंग नहीं की, कोई जिंगोइज्म का नारे नहीं लगाए जिस तरह से अक्रॉस द बॉर्डर हम देख रहे थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने तो जंग के अंदर भी जो जंग के मुसलमान असूल हैं उसको इंटैक्ट रखा। हमने वहां सिविलियन टारगेट को एंगेज नहीं किया, उन्होंने हमारे मदारिस को, हमारी मसाजिद को, हमारे सिविलियन वाटर प्लांट्स को हिट किया, लेकिन हमने सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है वहां पे उनको हिट किया। और 90 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने इस जंग को रोक दिया जो जंग हम पे मुसल्लत की गई थी। वी टू बी दी विक्टिम, हम एग्रेसर नहीं थे उसके अंदर है। लेकिन जैसे ही अपना अटैक हुआ तो हमने सिंबॉलिक अटैक की, हमने क्रिपलिंग ब्लो दिया उस दुश्मन को जो अभी भी समझता है कि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश बाकी है। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में हम रेलिवेंट हुए, SMDA सऊदी अरेबिया के साथ हमने साइन किया, और तारीखी अमन मुआहदा जो होने जा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, पूरी दुनिया की जो हेडलाइंस हैं उसमें पाकिस्तान फॉर ऑल गुड रीजंस हैं, तो डेफिनेटली जाता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अली आफ्ताब साहब सीनियर तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर बताइएगा, मुज़ाकरात की मेज़ पर भारत आना नहीं चाहता है, मैदान जंग में हमने भारत को पछाड़ दिया है, सिफारती तन्हाई का भारत शिकार है, भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं? जी बिल्कुल, हम ख़ास तौर पे इसमें ये भी आप शामिल कर लीजिए कि आप चाहे यूपी की कैंपेनिंग देखें, आप चाहे बंगाल की कैंपेनिंग देखें, उसमें जो पाकिस्तान वाला अंसर है वो बहुत नुमायाँ है। जो मोदी साहब हैं वो अभी भी पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे वोट लेने के लिए। ये बहुत ही एक ख़तरनाक और मायूस कुन सिचुएशन है
उसकी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत जो है वो उसी तरह के लीडर आते हैं जैसे अवाम होते हैं। जिस तरह के अवाम होते हैं वो वैसे लोगों को चुनते हैं, वैसी आगे लेजिस्लेशन होती है। सो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में इस वक़्त एक साउथ को निकाल के टी है, बाकी जो पूरा आप अगर उनका मैप देखें तो वो ऑरेंज पेंट हो चुका है, बीजेपी उधर छाई हुई है। ये आपको वहाँ के अवाम का जो इस वक़्त ख़्यालात हैं, उनकी अक्कासी दिखाई देती है और सॉरी, आई डोंट नो कि कितना अरसा लगेगा इसको बेहतर होने में, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के हालात हैं उनको बेहतर होने में, इंडिया का जो अपने हमसायों के साथ और वर्ल्ड एट लार्ज के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल होने में। और मायूस कुन ये इसलिए है कि हम अभी देख रहे हैं कि पूरी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो वेल्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है। इस वक़्त बहुत ज़रूरी था कि इस खित्ते में अमन होता, इस खित्ते में सब लोग पीस लविंग होते, सब नेशंस की आपस में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होती, तो ये पूरा खित्ता तरक्की करता। लेकिन ऐसे हालात में इंडिया जिस तरह से एक्ट कर रहा है, वो मतलब इवेंचुअली वही बात है कि सब कुछ ठीक भी हो जाए, लेकिन ये जो एक पीरियड है जो कि अनसर्टेनिटी के साथ गुजर रहा है, जिसका हमें नहीं पता कि ये कितना अरसा लेगा, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये पूरे खित्ते के लिए बहुत परेशान कुन बात है। सही। अच्छा, जो ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया है वो जो हम देख रहे हैं अली, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब उस सारे मामले के बाद जो मार्का हक हुआ और उसके बाद अब ये जो हम सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं एक सिफारती महाज पर पाकिस्तान जिस तरह से उभर के सामने आया है, उसके बाद इस खत्ते के अंदर जो पैराडाइम शिफ्ट हमें आता हुआ नज़र आ रहा है, उसको आगे आने वाले अरसे में आप किस तरह से देख रहे हैं और कौन कौन से ऐसे बड़े ममालिक हैं जो कि ये इस अहम ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं जिससे पूरे जो सिनारियो है या इस पूरे खत्ते की सूरत हाल है वो तब्दील हो सकती है? जी, बिल्कुल देखें, एक तो हमें जो है ना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट्स जो है ना वो कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं होते। फ्यूचर को शेप अप करती हैं बहुत ज्यादा चीजें। कोई एक चीज आगे से पीछे हो जाए तो उसका रिजल्ट बदल जाता है। हमें पाकिस्तान को अप्रिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज चाइना पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है, आज अमेरिका पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है, अगर सऊदी अरब पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है, ईरान पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है, मतलब और ये बड़ी एक लंबी लिस्ट है, तो उसकी वजह ये है कि हमारा स्टांस ठीक है। जी। हमने हमेशा जो है ना रिजल्ट की फिक्र छोड़ के हमेशा ये चीज इख्तियार करनी है कि किसी भी ऑन गोइंग मसले के दौरान हमारा स्टांस ठीक होना चाहिए। मतलब हमने अमेरिका को भी पता है कि हम पीस की बात कर रहे हैं, ईरान को भी पता है कि हम पीस की बात कर रहे हैं, तो चाइना को भी पता है हम पीस की बात कर रहे हैं। हम अटैक से एक सुबह पहले इजराइल जाके बगलगीर नहीं हो रहे थे। ये जो जब आपका स्टांस ठीक होता है ना, तो फिर तमाम मुल्क, तमाम अकवाम वो देखती हैं कि यार ये हालात जैसे भी हों, ये एक नेशन ऐसी है, ये एक मुल्क ऐसा है जो कि हमेशा हिस्ट्री के ठीक रुख में खड़ा होता है। उसके बाद फिर कभी चीजें वर्क्स आउट फॉर यू, समटाइम्स दे डोंट वर्क आउट फॉर यू। तो जिंदगी अप्स एंड डाउन्स का नाम है, लेकिन हर हालात में इंसान हो इनफरादी तौर पे या कौम हो, उसका स्टांस ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा उस्मान वराई साहब, जब ये मार्का हक हुआ तो हमने देखा कि पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि साइबर सिक्योरिटी पर जिस तरह से पाकिस्तान ने काम किया है, ये पाकिस्तान की कितनी अहम कामयाबी है और पाकिस्तान इस मैदान में कितना आगे जाता दिखाई देता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मैदान अमल के अंदर ये चीज़ का साबित करना कि हम पहले से इन चीज़ों को जो है नेविगेट कर रहे थे, देख रहे थे और इक्विप थे। साउथ एशिया की ये पहली हाईटेक वॉर हुई है और उसके अंदर किसी त्यारे ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। उसके बावजूद हमने उनके त्यारे लॉक करके, उनको हिट करके, उनका जो प्रेस्टीज था, जो उनका ह्यूब्रस था, एक खास तरह का एटीट्यूड कि हम राफेल लेके आ गए हैं, तो वो तो डन एंड डस्टेड हो गए। वो तो पूरा इंटरनेशनल प्रेस है उसने बताया, और हमारी साइड में कोई त्यारा उनका उस तरीके से हिट नहीं हुआ। वो सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे थे। और दूसरी तरफ हमने उनका S-400 जिसके ऊपर उन्हें बड़ा नाज था, जिस तरह आयरन डोम पे इजराइल को था, हमने उसको भी हिट कर दिया वहां के ऊपर। विक्रांत उनका
जो बहरी जहाज था, अगर उसको मनूवर करके लेके आते हमारी बंदरगाहों के करीब, तो हम उसको भी उसी तरीके से अपना क्या कहते हैं हिट करते हैं। मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है जो कि पाकिस्तान के एंड पे नजर आया। और याद रखें, द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स द मोस्ट। और वो पाकिस्तानी जो है ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। हम पिछले 20 साल से ना सिर्फ वॉर एंड टेरर के अंदर एंगेज हैं, अपने से बड़े और ज़र्फ में छोटे दुश्मन के साथ ईस्टर्न बॉर्डर पे एंगेज करते हैं। वेस्टर्न बॉर्डर पे हमने जिस तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर को इंटरसेप्ट किया, क्योंकि इंडिया, याद रखें, हम हालते जंग में हैं। इंडिया जो है अब कोवर्टली अटैक नहीं कर सकता, तो सॉरी ओवर्टली नहीं कर सकता, तो कोवर्टली अटैक कर रहा है मोर्चा बना के अफगानिस्तान। तो हमें ब्लीड करने की उसकी एक घिनौनी कोशिश है। और दूसरा, आप देखें, उसने इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसके ऊपर हमारा 78% फूड की प्रोडक्शन हमारी बेस करती है, हमारी जो एक्सक्यूज में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो उसको चोक कर रहे हैं। तो ये एक्ट ऑफ वॉर उन्होंने हमारे ऊपर वेज किया हुआ है। और पाकिस्तान की जो क़यादत है, तमाम इंटरनेशनल रेलिवेंट जो लीगल फोरम्स हैं, उसके ऊपर ये मुकदमा उठा रही है। और अभी कल पाकिस्तान ने फैसला किया, वो सिक्योरिटी काउंसिल में इसको उठाएंगे, क्योंकि हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं 2 साल के लिए वहाँ के ऊपर। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सीट हमारे पास है। इंटरनेशनली जिस तरीके से हम रिलायबल हैं, रेलिवेंट हैं रीजन के हवाले से, मेरे ख्याल में इंडिया इज नॉट इन द पिक्चर। उनकी बड़ी कोशिश ये थी हमें डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना, लेकिन आज वो आलमी तौर पर सफारती अछूत हैं। उनके साथ बैठने को सिर्फ इजरायली तैयार हैं या तालिबान है, तो उनको दिखाते रहे ताजमहल जितना इन्होंने दिखाना है, लेकिन ये विश्व गुरु नहीं आज की दुनिया के। इनका 12 साल का डिप्लोमेटिक कैपिटल मुकम्मल डाइल्यूट हो चुका हुआ है। वाशिंगटन से लेके अक्रॉस द वेस्ट एशिया पाकिस्तान क्रेडिबल पार्टनर है। और आपने जो पहले सवाल किया था, पाकिस्तान, मिस्र, टर्की जो मुस्लिम वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, उनके साथ अलाइन करता है। और फ्यूचर में जो ट्रैजेक्टरी बनने जा रही है, उसमें कतर, सऊदी अरेबिया के साथ हम एक नया फ्यूचर कार्व आउट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बड़े क्रेडिबल प्लेयर हैं। और ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो है, उसकी बड़ी रीजन है हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। हम अब एक बास्केट में तमाम अंडे रखने को तैयार नहीं हैं। हम देख लिया, रशिया के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ साइमल्टेनियसली एंगेज करते हैं अपने मुफादात को मुकद्दम रख के। इसी तरीके से रीजन के अंदर हमें पता है कि चाइना और रशिया के दरमियान सेंट्रल एशिया में हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो अपना लाई करते हैं। उसकी बड़ी रीजन ये, अगर ईरान पे पाबंदियां उठती हैं तो हम सेंट्रल एशिया जो है उसे वहां पे भी ट्रेड करेंगे। एग्जैक्टली उन सैंक्शंस का पाकिस्तान को भी बेसब्री से इंतजार है। वड़ाई साहब हमारे साथ ही मौजूद है, पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल, थोड़ी देर कबल, जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो खिताब किया गया है मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इमाम शोहदा और इनके वर्सा हमारे सरों का ताज हैं। आपकी कुर्बानियाँ हमारी आज़ादी की जामिन और हम पर दायमन कर्ज हैं। मैं इन तमाम गाजियों को भी कौम और सिपाह पाकिस्तान की जानिब से सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने मैदान जंग में शुजाअत की वो तारीख रकम की कि जिस पर आने वाली नस्लें हमेशा नाज करेंगी। हम अपने शोहदा की कुर्बानी को अमानत, अपनी ताकत को जिम्मेदारी और अपनी कामयाबी को खुदाए बुजुर्ग बरतर का एहसान समझते हैं। हमने रोंदा है बियाबानों को, सहराओं को। हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ हैं ये दरिया, ये समुंदर, ये पहाड़। हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। आज के दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को कतन फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। भारत की रियासती बर्बरियत और जबर से आज़ादी के लिए मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना नागुज़ीर है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में किसी भी किस्म की आबादियाती और समाजी रद्दबदल के ज़रिए कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ को मसख़ नहीं किया जा सकता। हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और इखलाकी पुष्पनाही जारी रखेंगे। हिंदुस्तान ने अपनी फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे।
बिल्कुल बिल्कुल आर्मी चीफ ने जिस तरह से पैगाम दिया है, दुश्मन को ये वाज़े पैगाम दिया है कि अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो जिस तरह से जवाब दिया गया था 1 साल पहले, उससे ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वो सारी उम्र याद रखेगा और उसका कोई अजाला भी नहीं हो सकेगा। खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अली आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा उस्मान वड़ाई साहब भी हमारे साथ हैं। अली साहब, आप क्या समझते हैं, अगर हम बात करें पाकिस्तानी मीडिया की और भारतीय मीडिया की, उस वक्त जो पाकिस्तानी मीडिया ने किरदार अदा किया जो आज कर रहा है, और उस वक्त भारतीय मीडिया ने जो किरदार अदा किया और जो आज कर रहा है, भारत ने जिस तरह से झूठ का पलंदा फैलाया, आप क्या समझते हैं सहाफती इक़दार को किस तरह से भारतीय मीडिया ने डैमेज किया है और क्या अब उनकी बात पर पूरी दुनिया में एतबार किया जा सकता है? जी, उन्होंने एक तो ये कि पाकिस्तान ने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया और दूसरी चीज ये कि जो इंडिया के मीडिया ने पिछले साल मई में किया, उस वो तो मतलब उसकी तो कोई नजीर ही नहीं मिलती माजी में किसी और मुल्क में। और उन्होंने अपना इतना मजाक उड़वा लिया है कि पूरी दुनिया तो उनको जैसे भी देखती है अब उनके अपने अवाम उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और देखिए, ये बड़ा एक खतरनाक दौर चल रहा है पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट के लिए, जर्नलिज्म के लिए। लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम होता चला जा रहा है। ऐसे मौके पर वो हरकत कर जाना जो कि इंडिया ने की, बहुत ही खतरनाक था। और अगेन इसके जो नताइज हैं वो सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं देखेगा, पूरी दुनिया का मीडिया देखेगा, क्योंकि इससे अवाम का ट्रस्ट मीडिया के ऊपर कम होगा, जो कि एक बहुत खतरनाक बात है। सो ये अब हर चीज जो है ना, मतलब दुनिया को जो कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब आप जो है वो कानून से लेके किसी भी और फील्ड में चले जाएं तो आप जो है वो प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हो दूसरे मुल्कों का। सो अब इस तरह की कोई भी चीज करने से पहले ये सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ आपके मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा, आपकी जनरेशन तक महदूद नहीं रहेगा। इसका इम्पैक्ट जो है, ये जो रिपल इफेक्ट है, ये तो पूरी दुनिया, जो हमारा एक शख्स ट्विटर पर बैठा है, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बैठा है, वो क्या पोस्ट कर रहा था और इंडियंस उसके मुकाबले में क्या पोस्ट कर रहे थे, तो आपको बेसिकली फर्क जाहिर हो जाएगा। ठीक है, स्टे विद अस। उस्मान वड़ाई साहब, हमने पैराडाइम शिफ्ट की बात कर ली है, हमने नए ब्लॉग्स बनने की बात कर ली है, खासतौर पर अगर हम मुस्लिम ब्लॉग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि हम अपना पड़ोसी ज़ाहिर तब्दील नहीं कर सकते। हमारी जो स्टेट है, जो हमारी पोजीशन है, जो स्टेटस है, वो तो यही रहेगा। एक जानिब ईरान है, ईरान का बॉर्डर जहाँ से अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आ रही है, जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अफगानिस्तान और फिर भारत। तो पाकिस्तान इस वक्त जहाँ पर मौजूद है, इसको इसी तरह से प्रिवेल करना है, इसी तरह से आगे बढ़ना है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है सबको इंगेज करके रखने की और इन लोगों से बच के रहने की, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये जो शिफ्ट है ये कहाँ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? जी देखिए, पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो बड़ा मकार है और दोनों बॉर्डर से हमें एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि वो पानियों को भी चोक करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह मुसलमानों को उसने क्रिमिनलाइज किया और ये जो हेट है उनके एंड के ऊपर ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है। और तालिबान और इंडिया के दरमियान कोई कदर मुश्तरका तो वो शिद्दत पसंदी है उस एंड के ऊपर है। मेरे ख्याल में हमें चुकन्ना होने की बड़ी जरूरत है और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ज़्यादा हमें अपने इकोनॉमिक जो डिविडेंड्स हैं उनकी तरफ भी देखने की जरूरत है कि ठीक है डिप्लोमेटिक कैपिटल बहुत है, लेकिन क्या ये ट्रांसलेट हो पाया उस तरीके से इकोनॉमिक जो है सॉवरेनिटी के कॉन्टेक्स्ट में? मुझे लगता है मच नीड्स टू बी डन। उसकी बड़ी रीज़न है कि हमें फिस्कल डिसिप्लिन लेके आना है। हमारी वर्क फोर्स जो है उतनी डिसिप्लिन नहीं है। हमारे पास वी हैव गॉट मिलियंस ऑफ माउथ टू फीड है। हर दिन डेली जो है 14,000 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हमें फिस्कल मैनेजमेंट की अशद ज़रूरत है। उसके लिए टैक्स नेट को हमने बढ़ाना है, उसके लिए हमें रिफॉर्म्स लेके आनी है, सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है और एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ हमें चाहिए। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल हमने बढ़ाना है। हम सिर्फ रेमिटेंस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, वो कंट्री आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है उसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। अगर आप वर्ल्ड बैंक के या IMF के दरवाजे के ऊपर ही बैठे हुए हैं, हमने कितने वहाँ से बेल आउट पैकेज लेने हैं? मुझे लगता है 60% हमारी यूथ है, दुनिया की यंगेस्ट नेशन है। 2040 तक हम जो है ये स्टेटस जो है इसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे कंट्री जिसके पास एसेट है, जिसके पास वर्क फोर्स है, उसको लाइबिलिटी बनाने की जरूरत तो नहीं है। तो इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट के एंड के ऊपर है और डेफिनेटली वो ले भी रहे होंगे, लेकिन सीइंग इज बिलीविंग। तो मुझे लगता है कि एक कंप्रीहेंसिव जो है ना अप्रोच की जरूरत है इस एंड के ऊपर, जिसके अंदर हमें देखना है कि हम सिर्फ जो है अगर फिजिकल स्पेस चाहते हैं तो इस तरह नहीं निकल सकती कि आपने डेट सर्विसिंग करनी है। कितनी देर तक हम ट्रैप में रहेंगे रोल ओवर के कि इधर पैसे लिए उधर वापस कर दिए?
देख लें उसके अंदर भी फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व है। दुबई को पैसे इसीलिए वापस करने पड़ गए कि उनके स्टेक्स हमारे साथ उस तरीके से अलाइन नहीं कर रहे। तो एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जिसमें 68% पाकिस्तान के अंदर जो डिपेंडेंसी है, हाई डिपेंडेंसी है पाकिस्तान में, मतलब 32% काम करते हैं और 68% की डिपेंडेंसी उन 32% के ऊपर है। तो बड़ा मुश्किल है सिचुएशन के साथ आगे की तरफ बढ़ना। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी पूरे सिस्टम के अंदर। ब्लैक इकोनॉमी 3 गुना बढ़ी है, ना रस्ती का ना खाता है। तो मुझे पता है सैलरीड क्लास से कितनी देर तक हम टैक्स लेते रहेंगे। और फिर लेवी को लेके जो अवाम इस वक्त जो है बातें हो रही हैं कि ना इंडिया में पेट्रोल बढ़ रहा है ना अफगानिस्तान में, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लेवी उठाती चली जा रही है अवाम की जेब से। इस तरह चीजें नहीं चल सकती हैं। और मेरे ख्याल में हॉक बेसिस पे 80 साल हमने मुल्क चलाया है, ये जुगाड़ सिस्टम अब नहीं चलेगा। उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर को बैठना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ये भी बात नाज़रीन को बता दूं, हम तो अभी भी हालत जंग में हैं। तो जिस तरीके से क्राइसिस में कौमें इकट्ठी होती हैं और जैसे पाकिस्तान के तमाम डिफरेंसेस पॉलिटिकल बैक बर्नर पे चले गए थे, हम सब यकजा हो गए थे, अब क्यों नहीं हो सकते? क्या इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का थ्रेट हमारे एंड के ऊपर नहीं है? क्यों हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस इतनी नाइव है? उनको नहीं पता उनके एंड पे ये एक्यूमन नहीं है कि वो जो है लार्जर कास्ट के लिए टेबल के ऊपर बैठें और इस चीज का फैसला करें? देखें, दुश्मन जहां से उसको लूप होल मिलेगा वो वहां से हमें ब्लीड करने की कोशिश करे। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे हैव बीन डूइंग। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान बड़ाई साहब। से आप कह रहे हैं कि मईशत का भी यकीनन सियासी इस्तेहकाम से, दिफाई इस्तेहकाम से गहरा ताल्लुक़ होता है। अली आफ्ताब साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगी। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि एक अगर हम बात करें दिफाई इस्तेहकाम की, तो उसके साथ मुआशी इस्तेहकाम भी जुड़ा हुआ होता है। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हुआ, आपने मईशत पर इसके क्या असरात देखे? जिस तरह से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो एक इमेज दुनिया के सामने आया, इसके असरात आपको मईशत पर नज़र आते हैं? एक आम आदमी की ज़िंदगी क्या बेहतर होती नज़र आती है? देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक तो बहुत फर्क पड़ा। आप जब से ये जंग हुई उसके बाद से हमने ऐसी कभी कोई रूमर नहीं सुनी कि इस दफ़ा शायद हमें IMF की ट्रांच नहीं मिलेगी। सो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बहुत इम्प्रूव हुए हैं। जैसे हमारे जो दीगर ममालिक से रोल ओवर्स थे, मतलब एक्सेप्ट फॉर UAE, सऊदीया ने भी रोल ओवर किया, चाइना ने भी रोल ओवर किया। सो अगेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बहुत इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन जब आप मतलब ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करती हैं, अवाम की जिंदगी बेहतर होने की बात करती हैं, तो जाहिर है वो नहीं हो सका। और बड़ी सिंपल सी बात है, जो मईशत का जो साइज है, जो पाए है, वो उसका साइज छोटा हो रहा है। और हमें बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी चीज ही यही है कि हम जो है अपनी मईशत को चलाएं। क्योंकि मतलब आपके सामने रशिया एक बहुत बड़ी मिसाल है कि रशिया के पास कौन सा हथियार नहीं था, लेकिन हमने देखा उसके टुकड़े हो गए और उसकी वजह जो है वो मईशत ही है। और दूसरी चीज ये है कि अब तो हमने फिगर आउट भी कर लिया है कि प्रॉब्लम है क्या। मतलब आप देखें कि जिस वक्त SIFC बनाई गई, SIFC बनाने का क्या वजह थी? यही थी ना कि जी रेड टेपिज्म बहुत है, कारोबार करने में बहुत मुश्किलात हैं, तो वन विंडो ऑपरेशन की हमें जरूरत है। सो अब हमने बेसिकली आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमने रेड टेपिज्म को खत्म करना है, हमने प्रोसेसेस आसान बनाने हैं। नंबर 1 चीज सिर्फ बाहर के इन्वेस्टर के लिए नहीं, लोकल इन्वेस्टर के लिए। और दूसरी जो इसमें सबसे बुनियादी चीज है जिसको ठीक किए बगैर कुछ नहीं हो सकता, वो है आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी पासदारी। सो यहाँ पर अदालती निज़ाम को फ़ाल होना पड़ेगा, अदालती निज़ाम को तेज़ होना पड़ेगा। देखें, लोकल हो इन्वेस्टर या बाहर का, एक तो सबसे पहली बात ये कि अगर लोकल इन्वेस्टर को इनकरेजमेंट नहीं मिलेगी तो बाहर वाला इन्वेस्टर क्यों आएगा? दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे किराएदार हैं या आप मालिक मकान हैं। आपका अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो आप घबराते हैं अदालत जाने से। आपको लगता है कि ये इतना ड्रैग हो जाएगा मामला कि मुझे इस पे इंसाफ मिलते मिलते इतना अरसा लग जाएगा कि ये करने का फायदा ही कोई नहीं। जब तक ये सिचुएशन रहेगी, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने से घबराएंगे। जिस दिन इस मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी होनी शुरू होगी, आप देख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हमें इंटरनल मसाइल हैं उनमें भी इंगेज करने की ज़रूरत है। अब से थोड़ी देर पहले जो फील्ड मार्शल की जानिब से अली खिताब किया गया है उस पर थोड़ा सा हम नज़र अगर डालें तो एक बार फिर से ललकारा गया है, न सिर्फ ललकारा गया बल्कि हमने ये भी देखा कि एक बार फिर से जो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए भारत जो कुछ करता आ रहा है अफगानिस्तान में, वहाँ से एक बार फिर आवाज़ उठाई गई है कि उन प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम पाकिस्तान की सरजमीन को ख़राब ना किया जाए, वरना फिर इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। एक जानब तो वो सारे ऑपरेशन जिसमें हमें फ़तह नसीब हुई है, एक जानब ये जो ऑन गोइंग सिचुएशन
ऑनगोइंग ऑपरेशन है गज़ब लिल हक, इसको भी बार बार उजागर किया गया है। आज तो ये एक बहुत ही बेफिटिंग रिस्पॉन्स दोबारा से दिया गया है और दोबारा से एक वाज़ेह पैगाम जारी किया गया है फील्ड मार्शल की जानिब से। जी यकीनन देखें, इस पे तो पाकिस्तान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और ये फील्ड मार्शल साहब ने एक से ज्यादा दफा इसको बयान फरमाया है कि इस पर हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। और अभी तक आप देख लें कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है तमाम ऐसी कार्रवाइयों का, वो बड़ा स्विफ्ट रहा है, वो बड़ा इफेक्टिव रहा है। और हमें यकीन है कि मतलब जाहिर है, देखें ना, ये पाकिस्तान की आर्मी जो है ना, ये एक ऐसी आर्मी है जिसकी ट्रेनिंग हुई है अपने से 7 गुना ज्यादा बड़े दुश्मन से लड़ने की। तो जिसकी ट्रेनिंग इस तरह की हुई होगी, वो फिर स्प्लिंटर ग्रुप्स तो उसको नहीं ना हरा सकते। सो हमें उस एंड पे तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो जाग रहे हैं और वो बड़ा इफेक्टिवली लड़ रहे हैं और हमें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा सारा फोकस जो है वो मैं आपसे एग्री करता हूँ, इकोनॉमी की तरफ होना चाहिए। अच्छा सर, हमें ये भी बताइएगा कि मार्का हक को 1 साल जिस तरह से मुकम्मल हुआ है, आपने क्या देखा है इस पूरे साल में? पाकिस्तान को सबसे अहम तरीन कामयाबी क्या मिली? सिफारती महाज की बात कर लें या पूरी दुनिया में। और दूसरा ये कि जो एक पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर हुआ है, या तब्दीलियाँ आपने क्या महसूस की हैं इस सारी सूरत हाल में, या आगे चलकर क्या तब्दीली आ सकती है? जी, हम सफारती महाज पे भी बहुत कामयाबी मिली। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी के हैं वो भी बहुत इम्प्रूव हुए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ, तो मेरे ख्याल में कौम का जो मुराल ऊपर गया है ना, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि इससे पहले कौम थोड़ी सी, हमें नजर आ रहा था कि कुछ सालों से थोड़े से मायूसी के बादल छा रहे हैं। वो मुझे लगा है कि छटे हैं। और देखें, आपका जो सफारतकारी हो गई, इकोनॉमी हो गई, आइन हो गया, जमहूरियत हो गया, ये मीडिया हो गया, ये सब चीजें जो है ना, ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होती हैं। ये ऐसे नहीं होता दुनिया का आप बुरे से बुरा मुल्क निकाल ले, दुनिया का आप अच्छे से अच्छा, कामयाब से कामयाब तरीन मुल्क निकाल ले। कोई ये नहीं कहता कि जी हमने आइडियल अचीव कर लिया, अब इसके बाद हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है। आप जितने मर्जी अच्छे हो जो, आपने इसको मजीद बेहतर करते चले जाना है। जो प्रॉब्लम होता है कि जिस वक्त कौम मायूस हो जाए ना, तो फिर उसके अंदर ड्राइव खत्म हो जाती है। जब एक इनफरादी तौर पर एक शख्स के अंदर ड्राइव ही खत्म हो जाए, तो फिर वो मुआशरा कभी भी तरक्की या बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। सो मेरे ख्याल में हमने बड़ी सफारती लिहाज से, इकोनॉमिक लिहाज से तरक्की की है, आगे और करेंगे इंशाल्लाह, सारी जिंदगी करते चले जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कौम मायूस ना हो, कौम ड्रिवन हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कौम को मायूस नहीं करना। वही वाली बात कि अपने मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनको भी देखने की जरूरत है। एंगेज अली आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। पूरा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।